मैं डॉक्टर उषा चंदेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनीस। सबसे पहले हम इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर लाइफ साइकिल पैटर्न पढ़ेंगे। पक्सिनिया ग्रैमिनीस जो है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को यदि हम देखें तो वो फंजाई के डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना के ऑर्डर यूरिडिनेल्स के अंतर्गत आता है। पक्सिनिया ग्रैमिनीस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, अर्थात ये केवल होस्ट पर ही सर्वाइव कर सकता है। अगर होस्ट नहीं है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, हेट्रोशियस, पॉलीमॉर्फिक एंड माइक्रोसाइक्लिक। हेट्रोशियस का मतलब होता है पक्सिनिया ग्रैमिनीस अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। उसमें से एक होस्ट जो रहता है पहले नंबर का, उसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं और दूसरे नंबर के होस्ट को अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। जैसे पक्सिनिया ग्रैमिनीस के लिए प्राइमरी होस्ट बीट है और अल्टरनेट होस्ट बारबेरी है। पॉलीमॉर्फिक एंड माइक्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे प्रकार के स्पोर्स होते हैं। बहुत सारे का मतलब है इसमें आप देखेंगे टोटल 5 प्रकार के स्पोर्स दिखाई देंगे और इसकी लाइफ साइकिल क्योंकि लंबी होती है इसीलिए इसे मैक्रोसाइक्लिक फंजाई कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका माइसीलियम किस प्रकार का होता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस का माइसीलियम जो है वो मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक दोनों कंडीशन में दिखाई देता है। इनके लाइफ साइकिल की कुछ स्टेज में देखेंगे आप कि ये मोनोकैरियोटिक कंडीशन में है। मोनोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि सेप्टेट माइसीलियम तो इसमें होंगे ही क्योंकि ये बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। इसकी जो सेल्स बनी है सेप्टेशन के बाद हाइफी में, उसमें हर एक में केवल एक ही न्यूक्लियस होगा। और डाइकैरियोटिक का मतलब होता है कि हर एक सेल में 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस साइड बाय साइड रहेंगे, जिसमें से एक प्लस स्ट्रैंड का न्यूक्लियस रहेगा और एक माइनस स्ट्रैंड का न्यूक्लियस रहेगा। इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ पक्सिनिया जो बीट में रस्ट कॉज करती हैं, मतलब पक्सिनिया ग्रैमिनीस जो है वो तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है। इसके साथ साथ पक्सिनिया रिकॉन्डिटा से ऑरेंज और ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट होता है और पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस से येलो रस्ट ऑफ व्हीट होता है। मतलब व्हीट के पौधों में पक्सिनिया की डिफरेंट प्रजातियां हैं, स्पीशीज जो है उनसे डिफरेंट प्रकार के रस्ट जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखते हैं कि पक्सिनिया ग्रैमिनीस की बात अगर आप करें, केवल पक्सिनिया की बात नहीं करें, केवल पक्सिनिया ग्रैमिनीस की बात करते हैं तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस की भी सब स्पीशीज होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें ये पक्सिनिया जीनस है, ग्रैमिनीस स्पीशीज है ट्रिटिसाई। मतलब ये पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई जो है वो केवल बीट के पौधों को इन्फेक्ट करेगा। इसी तरीके से पक्सिनिया ग्रैमिनीस सिकेलिस केवल राई को इन्फेक्ट करता है और पक्सिनिया ग्रैमिनीस होर्डियाई केवल बार्ली के पौधों को इन्फेक्ट करता है। इस तरीके से इसमें फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, जिसके कारण इसकी आपको सब स्पीशीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनीस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसमें जो स्पोर स्टेजेस होती हैं, जैसे अभी आपको बताया गया कि इसमें 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, तो 5 प्रकार के स्पोर्स को अलग अलग स्टेज के अंतर्गत नाम दिया गया है। जैसे स्टेज 0 जो है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर स्पर्मेशियो स्पोर्स करके स्ट्रक्चर्स या स्पोर्स बनते हैं जो एक विशेष संरचना के अंदर बनते हैं, जिसको स्पर्मेशिया कहा जाता है। स्टेज 1 के अंतर्गत एशियो स्पोर्स बनते हैं जो एशिया के अंदर बनते हैं। स्टेज 2 के अंतर्गत यूरिडो स्पोर्स बनते हैं जो यूरिडिया के अंदर बनते हैं। स्टेज 3 के अंतर्गत टेल्यूटो स्पोर्स बनते हैं और ये समूह में रहते हैं, इनके समूह को टीलिया कहा जाता है। स्टेज 4 के अंतर्गत यहाँ पे आप देखेंगे बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं जो प्रोमाइसीलियम के ऊपर बनते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो 5 स्पोर स्टेजेस हैं इनको इस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक और तरीके से अगर आप होस्ट के आधार पर क्लासिफाई करना चाहें तो इसमें बारबेरी के ऊपर 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। एशियो स्पोर्स वाली, पहले स्पर्मेशिया वाली स्टेज, फिर एशियो स्पोर्स वाली स्टेज। और आप बीट प्लांट पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे यूरिडो स्पोर और टेल्यूटो स्पोर जो है वो बीट प्लांट के ऊपर पाई जाती हैं। और ये वाली जो स्टेज है ये किसी होस्ट के ऊपर नहीं पाई जाती। प्रोमाइसीलियम बेरिंग बेसिडियो स्पोर वाली जो स्टेज है ये सॉइल में पाई जाती है। उसके बाद आप शुरू करते हैं इसकी लाइफ साइकिल पैटर्न किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले अपन लेंगे इसमें बीट प्लांट के ऊपर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि बीट प्लांट के ऊपर 2 स्टेजेस हैं, यूरिडो स्पोर्स एंड टेल्यूटो स्पोर्स।
इनके जो समूह रहते हैं यूरिडोस्पोर्स के, इनको यूरिडोसोराई कहा जाता है। और यूरिडोस्पोर्स हमेशा डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर ही बनते हैं। अब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम, क्योंकि वीट प्लांट की बात अपन कर रहे हैं, यहाँ पर वीट प्लांट के ऊपर ये बन रहे हैं, तो वीट प्लांट में डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहाँ से आता है? दो तरीके से आ सकता है ये, या तो यूरिडोस्पोर का अंकुरण वीट के पत्तियों पर होता है, तब यहाँ पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम वो प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर बारबेरी के पौधों से जो एशियोस्पोर्स निकलते हैं वो यदि वीट के प्लांट के ऊपर गिरते हैं तो उसके जर्मिनेशन से इसके अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसके जो सिम्टम्स हैं, यूरिडोस्पोर जब इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर बनने शुरू होंगे तो उसके कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर पॉस्ट्यूल्स और धारियां बनने लगती हैं ऑरेंज रेड कलर की। और ये जो धारियां बनती हैं उनका मुख्य कारण रहता है कि यहाँ पे यूरिडोसोराई जो हैं वो बहुत तेजी से बनने लगते हैं, जिसके कारण उसकी जो पत्ती की एपिडर्मिस है वो टूट जाती है। और टूटने के बाद यूरिडोस्पोर्स, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स बने हैं और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम इसकी इंटरसेलुलर स्पेस के बीच बीच में फैला हुआ है, जिसमें हॉस्टोरिया है, जिसकी सहायता से वो उसकी कोशिकाओं से, बीट की पत्तियों की कोशिकाओं से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं और ये स्पोरुलेशन स्टेज में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे डाइकैरियोटिक माइसीलियम हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये ऊपर की तरफ बढ़कर ये अपने टिप पर यूरिडोस्पोर प्रोड्यूस करने लगते हैं। यूरिडोस्पोर की क्या विशेषता रहती है कि ये समूह में बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, तो ये पत्ती के अपर एपिडर्मिस को तोड़ देते हैं और बाहर की तरफ इस तरीके से इनके समूह जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। यही समूह हमको उसकी पत्तियों पर जो धारियां दिखाई देती हैं, रस्टी अपीयरेंस जो होता है, वो इन्हीं यूरिडोस्पोर के कारण होता है। यूरिडोस्पोर की खास बात क्या होती है? यूनिसेलुलर एंड बाइन्यूक्लिएट, दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक सेल दिखाई दे रही, नीचे एक स्टॉक दिखाई दे रही है। इसमें 4 जर्म पोर होते हैं जो इक्वेटोरियल फॉर्म में अरेंज रहते हैं और उन जर्म पोर से ही होकर यूरिडोस्पोर का अंकुरण होता है। यूरिडोस्पोर का अंकुरण कैसे होता है? यहाँ से जब ये सोराई में बनते हैं, फिर ये हवा की सहायता से यहाँ से डिस्पर्स होंगे और गेहूं के यदि फ्रेश पौधों पर गिरेंगे तो उसकी पत्तियों में स्टोमेटा से अंदर जाकर ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये यूरिडोस्पोर्स की कई साइकिल जो है वो बीट के खेतों में बनती रहती है। और क्योंकि इनकी भित्ति में क्या खास बात होती है, इनकी वॉल जो है, स्पोर की वॉल, वो पतली भित्ति वाली होती है और इसकी जो एक्साइन रहती है वो थोड़ी सी रफ रहती है और इंटाइन जो रहती है वो भी पतली भित्ति वाली रहती है। तो इनकी विशेषता होती है कि बहुत जल्दी जर्मिनेशन इनका होता है और 8 से 15 दिन के बीच ही पूरा का पूरा खेत, इनके बार बार कई साइकिल इनकी चलती तो पूरे खेत में इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है और रस्टी अपीयरेंस वाले जो यूरिडोस्पोर्स हैं वो कई साइकिल करके गेहूं के खेत में जो है उनकी पत्तियों को इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, अप्रैल में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि अब ये यूरिडोस्पोर ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जो माइसीलियम पहले यूरिडोस्पोर बना रहे थे वही अब टेल्यूटोस्पोर बनाने लगते हैं। मतलब वो टेल्यूटोस्पोर भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम पर बनेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूरिडोस्पोर जहाँ बन रहे थे, यानी एक स्टेज तो ऐसी आती है कि यूरिडो के साथ टेल्यूटोस्पोर भी आपको एक ही सोराई के अंदर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेल्यूटोस्पोर कुछ समय के बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो केवल टेल्यूटोस्पोर ही बनेंगे, यूरिडोस्पोर बनना बंद हो जाते क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को सह नहीं पाते। तो यहाँ पे टेल्यूटोस्पोर की क्या विशेषता है? टेल्यूटोस्पोर भी वैसे ही एपिडर्मिस के नीचे बनते हैं और उसको रप्चर करके बाहर, यहाँ पे आप देख रहे हैं उनके सोराई बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और इनकी विशेषता क्या है? ये बाइसेलुलर है। जैसे यूरिडो यूनिसेलुलर था तो ये बाइसेलुलर है और इनकी प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी एक्साइन काफ़ी थिक है। यूरिडो की पतली थी, इनकी एक्साइन काफ़ी थिक होती है, इसी कारण ये गर्मी का जो टेम्परेचर अधिक रहता है मई जून का, उसको आराम से सह लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये डॉर्मेंट और रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं। ये जब बनना शुरू होते हैं तो गेहूं की पत्तियों में और तनों में आपको ब्लैक कलर की स्ट्रिक्स दिखाई देने लगेगी क्योंकि इनकी बाहरी भित्ति जो है वो ब्लैक कलर की रहती है और इसी के कारण आपको पूरे गेहूं की पत्तियों में और तने में पूरे स्ट्रिक्स और पॉस्ट्यूल्स दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि ये जो वीट की जो डिसीज़ है वो ब्लैक रस्ट डिसीज़ है।
मतलब फंगस इस समय ब्लैक रस्ट स्टेज में रहता है। ये टेलिटोस्पोर्स जब यहाँ से निकलेंगे, ये भी इसी तरीके से जब बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता क्या रहेगी, ये कभी भी बीट पर अंकुरित नहीं होंगे अगर गिरते भी हैं। वैसे भी क्या होता है, अप्रैल वगैरह के बाद फिर बीट की फसल जब काट ली जाती है तो ये सॉइल में गिर जाते हैं और प्लांट डिब्राइसेस जो सॉइल में रहता है उसी के साथ ये पड़े हुए रहते हैं। इनका अंकुरण कब होगा, इनका अंकुरण सॉइल में ही होगा अगले स्प्रिंग सीजन में। मतलब बीट को फिर ये इन्फेक्ट नहीं करते और न ही बारबेरी को इन्फेक्ट करते हैं। तो अब ये अगली स्प्रिंग में ये अंकुरित होंगे और अंकुरित होने के बाद ये बनाएंगे नेक्स्ट स्टेज के स्पोर्स को, जिनको अपन कहते हैं बेसिडियल स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं। तो अब निर्माण होगा बेसिडियोस्पोर्स का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेलिटोस्पोर्स हैं और टेलिटोस्पोर में हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं और इसमें हर एक सेल में एक यहाँ पे जर्म पोर रहता है, वहीं से इनका अंकुरण होगा। जैसे ऊपर वाली सेल में टिप में रहता है और नीचे वाली सेल में पार्टीशन के बाजू में रहता है। वहाँ से अंकुरित होने के बाद इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन एपीबेसिडियम कहते हैं। अब यहाँ उसी समय जब ये एपीबेसिडियम फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, एपीबेसिडियम जब बनता रहता है उसी समय इसके दोनों न्यूक्लियस, जो क्योंकि पहले आपको बताया गया था कि ये डाइकैरियोटिक होती हर एक सेल, अब इसके दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये दोनों न्यूक्लियस की क्या विशेषता थी, एक प्लस वाला था एक माइनस वाला था। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे और कुछ समय के बाद वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस होगा। मतलब यहाँ पे कैरियोगेमी मियोसिस एक साथ हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद यहाँ ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। और ये चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका एपीबेसिडियम यहाँ पे बना था स्ट्रक्चर, उसमें ये चारों न्यूक्लियस चले जाते हैं और वहाँ पर फिर बाद में 4 न्यूक्लियस जब ये जाते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं 2 डिफरेंट टाइप के, 2 अलग टाइप के। 4 में से 2 प्लस स्ट्रेन वाले हैं और 2 माइनस स्ट्रेन वाले हैं। और उसके बाद फिर इसमें एक स्टेरिगमेटा करके स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर ये चारों न्यूक्लियस फिर आगे चलकर 4 स्पोर के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये जो स्पोर अब बन रहे हैं ये तीसरे नंबर के स्पोर हैं, इनको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। इन बेसिडियोस्पोर्स की विशेषता है कि ये हैप्लॉइड कंडीशन में है, मोनोकैरियोटिक है, ये भी पतली भित्ति वाले होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये बीट के पौधों को फिर से इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ये हवा में उड़ते रहते हैं। इनका भी यहाँ से अलग होने का, स्टेरिगमेटा से अलग होने का एक कारण, एक तरीका होता है, एक वाटर ड्रॉपलेट मेथड होता है, उसकी सहायता से ये यहाँ से अलग होंगे और हवा में उड़ते रहते हैं। उड़ते हुए जब ये बारबेरी के पौधों में अगर गिरते हैं तभी इनका अंकुरण होगा, अदरवाइज इनका अंकुरण नहीं होता। तो अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनीस ऑन बारबेरी प्लांट। अब जब उड़ते हुए बारबेरी के पौधे में पहुँचते हैं तो नेक्स्ट स्टेज अब आती है जिसको पिक्निडियल स्टेज कहते हैं। ये डायग्राम में दिख रहा है। वहाँ पर जाकर ये पत्ती के अंदर जो बारबेरी की पत्तियाँ हैं उसके अंदर ये जाएंगे और वहाँ पे पिक्निडिया प्रोड्यूस करेंगे। तो अब ये पिक्निडिया क्या होते हैं, पिक्निडिया, ध्यान हमको यही रखना है कि ये जो पिक्निडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बारबेरी की पत्ती है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे ये जो क्योंकि जो बेसिडियोस्पोर अंकुरित करके यहाँ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे, क्योंकि वो खुद मोनोकैरियोटिक या हैप्लॉइड हैं। और उसके बाद ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में स्थान स्थान पर कलेक्ट होने लगते हैं और फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में ये पिक्निडियम का निर्माण करते हैं। ये दोनों आप पिक्निडियम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 प्रकार के 2 स्ट्रेन वाले न्यूक्लियस थे, तो या तो प्लस वाला पिक्निडियम बनेगा या माइनस वाला पिक्निडियम बनेगा। ठीक है, प्लस वाला पिक्निडियम के अंदर आप 2 चीज़ें देखेंगे। ये जो कप है, पिक्निडियल मतलब एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे उसके ऊपर एक पोर होता है, उसको ऑस्टियोल कहा जाता है। ये ऊपर की तरफ कप जो बन रहा है पिक्निडियम में ऊपर ऑस्टियोल से खुलता है। ऑस्टियोल के मुंह के पास, मतलब ऑस्टियोल के पास यहाँ पर 2 प्रकार के हाइफी आपको दिखाई देंगे। कुछ हाइफी जो रहते हैं वो ब्रांच्ड कंडीशन में हैं और थोड़े लंबे रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफी। और कुछ हाइफी जो रहते हैं वो पतले रहते हैं और नुकीले रहते हैं, इनको बोलते हैं पेरिफाइसिस। तो ये पेरिफाइसिस है और ये रिसेप्टिव हाइफी है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पक्सीनिया का जैसे फीमेल पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पे पिक्निडियम की जो कप है उसमें नीचे कुछ पैलिसेड लाइक मैनर में जो माइसीलियम है वो अरेंज होने लगते हैं और कुछ विशेष प्रकार के स्पोर्स को बनाने लगते हैं। ये जो विशेष प्रकार के स्पोर्स हैं
ये स्पर्मेशियो स्पोर्स इनको कहा जाता है। तो इस तरीके से एक पिक्नीडियम के अंदर दो चीज़ें बन रही हैं, पिक्नीडियो स्पोर्स भी बन रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे रिसेप्टिव हाइफी भी है। तो ये एक तरीके से इसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं सेक्स ऑर्गन के, मतलब ये मेल सेक्स स्ट्रक्चर है और ये जो रिसेप्टिव हाइफी है वो फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से अलग अलग स्ट्रेन वाले पिक्नीडियम जो है वो बारबेरी की पत्तियों में बनते हैं और अभी तक फंगस की मोनोकैरियोटिक अवस्था चल रही है। अब यहाँ पे एक विशेष तरीके से क्या होता है, यहाँ पे इंसेक्ट्स के द्वारा जो प्लस वाले पिक्नीडियम हैं वो माइनस वाले रिसेप्टिव हाइफी तक अगर पहुंच जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह के द्वारा, उड़ के नहीं पहुंचते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर ये इससे लग जाते हैं और उसी तरीके से माइनस वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पर्मेशिया हैं, वो प्लस वाले रिसेप्टिव हाइफी तक पहुंचेंगे, तभी आगे की प्रोसेस होगी। वहां पर जाकर एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। मतलब जो स्पर्मेशिया का जो न्यूक्लियस है वो रिसेप्टिव हाइफी को पेनिट्रेट करके, मतलब पेनिट्रेशन होता है, उसके बाद वो माइसीलियम जो रिसेप्टिव हाइफी है उसके न्यूक्लियस के साइड में जाके स्थित हो जाता है। मतलब अब रिसेप्टिव हाइफी के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से रिसेप्टिव हाइफी डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो गई, ये जो प्रक्रिया इसी को डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। अब ये जितने रिसेप्टिव हाइफी है वो अपने आसपास के जितने मोनोकैरियोटिक माइसीलियम हैं उन सभी को डाइकैरियोटिक कर देते हैं। इसके लिए फंजाई में एक प्रोसेस होती है जिसको क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। तो क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा मोनोकैरियोटिक कंडीशन से डाइकैरियोटिक कंडीशन में वो शिफ्ट होता है। जो न्यूक्लियस है वो सारे शुरू में अगर मोनोकैरियोटिक हैं तो वो सारे डाइकैरियोटिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब ये क्या होता है कि अपर एपिडर्मिस के नीचे जितने भी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम थे वो सभी डाइकैरियोटाइजेशन के द्वारा डाइकैरियोटिक हो जाते हैं। उसके बाद वो बारबेरी की लोअर एपिडर्मिस के नीचे जमा होने लगते हैं और जमा होने के साथ साथ फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पैलिसेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में वो यहाँ पे अरेंज हो गए हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब डाइकैरियोटिक माइसीलियम अपने टिप पर कुछ विशेष प्रकार के स्पोर्स काटते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो टाइप की सेल्स ये काट रहे हैं। एक सेल जो है वो स्पोर में बदल जा रहा है और दूसरी सेल जो है वो थोड़ा सकरा है, वो स्पोर में मॉडिफाइड नहीं हो जा रहा है। तो जो बड़ी जो सेल स्पोर में बदल रहा है उसको आप बोलेंगे एशियोस्पोर्स, वो डाइकैरियोटिक होगा। और उसके साथ जो पतली सेल है, मतलब दो एशियोस्पोर्स के बीच में एक यहाँ पे थोड़ी सी आप पतली सेल देख रहे हैं, वो है डिसजंक्टर सेल। तो ऐसी बहुत सारी चेन्स यहाँ पे बनने लगती हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एशियोस्पोर्स ढेर सारे बनने लगते हैं। तो पत्ती की जो बारबेरी लीफ की लोअर एपिडर्मिस भी टूट जाती है और वहाँ से ये एसिडियोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ये डाइकैरियोटिक कंडीशन में ये भी यहाँ से निकलेंगे, हवा में उड़ते रहेंगे। अगर ये फिर बारबेरी को यानी मतलब इन्फेक्ट नहीं कर पाते, ये उड़ते हुए अगर बीट के पौधे पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप बारबेरी में देख रहे हैं दो स्टेजेस है, पिक्नीडियल स्टेज और एक एसिडियल स्टेज। अब उसके बाद ये वही है लार्ज सेल, मतलब एसिडियोस्पोर, डिसजंक्टर सेल, वही सारी चीजें। अब आप इसमें देखिए समराइज किया हुआ है, इसकी जो ग्राफिक लाइफ साइकिल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। इसमें दिख जरूर बड़ा रहा है मगर ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं बारबेरी पर जो स्टेजेस हैं वो इधर बनी हुई हैं। इसको आप पहले बना लीजिए, वीट की स्टेजेस इधर अलग बना लीजिए और उसके बाद इसमें कौन सी कंडीशन है न्यूक्लियस के हिसाब से, हैप्लोफेज भी है, डिप्लोफेज भी है, डाइकैरियोफेज है, उसको आप बाद में मेंशन कर देंगे। यहाँ से अपन शुरू करना है। पहले अपन ने जैसे अभी देखा 1 बाय 1 स्टेज, तो सबसे पहले वीट पर शुरू कर रहे हैं। वीट में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वीट प्लांट में इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे अभी आपको बताया कि दो तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है, या तो यूरिडोस्पोर से या फिर यहाँ पे जो एशियोस्पोर्स आए हैं उनसे। तो यहाँ पे माइसीलियम बन रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। उसमें यूरिडोस्पोर बना, यूरिडोस्पोर के बाद फिर यहाँ पे डिससेमिनेशन हो रहा है, यूरिडोस्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, फिर स्टोमेटल पेनिट्रेशन हो रहा है और इन्फेक्शन ऑन बीट प्लांट। ये साइकिल जो है कई बार चलती है और सारा का सारा खेत में इन्फेक्शन फैल जाता है। उसके बाद अब गर्मी आती है तो यूरिडो जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है उसी में टेल्यूटोस्पोर बन रहे हैं। उसके बाद ये बाइसेल टेल्यूटोस्पोर, फिर उसमें आप देख रहे हैं कैरियोगेमी हुई थी। कैरियोगेमी के बाद मैच्योर यूनिन्यूक्लिएट टेल्यूटोस्पोर रहते हैं, फिर उसमें जर्मिनेशन होता है। फिर आपने देखा कि सॉइल में ये कंडीशन सॉइल में हो रही है। उसके बाद उसमें मियोसिस हो रहा है। मियोसिस के बाद एपीबैसिडियम
जो है उसमें बेसिडियम बन रहा है, बेसिडियम के बाद बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, जिसमें 2+ और 2- वाले जो बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं ये बारबेरी लीफ को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ऑल्टरनेट होस्ट हैं, उसमें 2 प्रकार के माइसीलियम बन रहे हैं, 2 प्रकार के स्पर्मोगोनियम बन रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे रिसेप्टिव हाइफी स्पर्मेशिया ये माइनस वाला, वैसे ही ये प्लस वाले में प्लस वाला रहेगा। और फिर उसमें मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है वो स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जो हायर फंजाई में पाई जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन लिखा है। और उसके बाद इसके फलस्वरूप यहाँ पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो रहा है, और उससे फिर एसिडियल कब बन रहा है, एसिडियोस्पोर्स बन रहा है, डिससेमिनेशन बाय रेन और विंड, और उसके बाद ये साइकिल चलती जाती। बस इसमें आप लास्ट में यही लिख देंगे कि कौन सी स्टेज, ये सब डाइकैरियो स्टेज है। जैसे इधर आप देख रहे हैं डाइकैरियोफेज, फिर यहाँ पे ये डिप्लोफेज, डिप्लॉइड स्टेज आ गई, फिर हैप्लोफेज है, यहाँ पे जो है मोनोकैरियोटिक कंडीशन है, हैप्लोफेज है, यहाँ से फिर डाइकैरियो। तो पहले आप इसको होस्ट के हिसाब से बना लीजिए और उसके बाद ये वाली स्टेजेस को साथ साथ में लिख दीजिए। तो ये हो गई इसकी ग्राफिक लाइफ साइकिल। अब इसके बाद ये क्योंकि एक गंभीर बीमारी है जो हर साल हमारे गेहूं की फसलों को बर्बाद करती है, तो इसको कंट्रोल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इसका जो ये 3-4 मेथड है, इम्पॉर्टेंट मेथड, कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ में ये सब जो लिखा हुआ है NP 120, NP 52, सोनेरा 64, लर्मा रोजो एक्सेट्रा, इनका उपयोग करना चाहिए ताकि जल्दी इन्फेक्शन ये रेजिस्टेंट वेराइटीज़ में नहीं होता। मिक्स्ड क्रॉपिंग करना चाहिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से अगर गेहूं की फसल खराब भी हो रही तो उसके साथ वाली फसल कम से कम हाथ में आ जाती है। केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिंक सल्फेट, नेबाम है, सल्फर है, डस्ट है, ये सब डालकर। तो ये इसके कंट्रोल मेजर हो गए। मगर इसके साथ साथ इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हमारे देश के एक बहुत जो साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर KC मेहता, उनका नाम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि हर साल हमारे यहाँ बारबेरी की झाड़ियाँ नहीं होती, फिर भी हर साल ये इन्फेक्शन किस तरीके से आता है। उन्होंने ये बताया था कि बारबेरी की झाड़ियाँ जो प्लेन्स में नहीं होती, हमारे जो मैदान है उसमें नहीं होती, फिर भी हर साल यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो वो इन्फेक्शन यूरिडोस्पोर्स के द्वारा होता है, क्योंकि बारबेरी नहीं है यहाँ पे प्लेन्स में, तो वो जो है एसियोस्पोर्स से इन्फेक्शन संभव नहीं है। तो ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं ये समर में क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये साल भर जो पहाड़ी एरिया है, जैसे हिमालयन रेंज आप उत्तर में ले लीजिए या दक्षिण में नीलगिरी पिलानी ले लीजिए, तो वहाँ पर ये साल भर जो अलग अलग समय में उगने वाली जो, क्योंकि वहाँ फसल लगाने की सीजन थोड़ा सा अलग रहता है, तो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और वहाँ से ये हवा से उड़ते हुए ये फिर मैदानों में आकर, जब हम मैदान में अपनी फसल लगाते हैं उस समय ये ठंड के समय इन्फेक्ट करते हैं। ये पूरी प्रोसेस को डॉक्टर KC मेहता ने बताया था, तो उनका कंट्रीब्यूशन इसके एनुअल रिकरेंस में बहुत ज़्यादा है। मतलब वार्षिक पुनरावृत्ति हमारे देश में किस तरीके से होती है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया था। थैंक यू।